जो बहुत दर्द पहुंचाने वाली यादें, जिसमें कोरोना की महामारी, जिसका दूसरा फेज भी मानव निर्मित था। कई राज्य सरकारों की आपराधिक स्तर की लापरवाही के कारण उत्तराखंड, दिल्ली, देश के कई हिस्सों में हमने अपने करीबी लोगों को खोया। देश ने ऑक्सीजन की कमी, दवाओं की कमी, बेड की कमी आदि चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में लाखों लोग अकाल काल करते थे। एक बहुत ही दर्दनाक स्मृति चिन्ह लोगों के दिमाग में बैठा कि मैं अपने प्रियजन को इसलिए नहीं बचा सका क्योंकि मैं उसके लिए समय पर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाया, दवा की व्यवस्था नहीं कर पाया, बेड की व्यवस्था नहीं कर पाया। और ये सब राज्य सरकारों की लापरवाही के कारण हुआ। और उसमें उत्तराखंड भी सम्मिलित है, बल्कि उत्तराखंड के तो कोण में खास का काम किया जो टेस्टिंग हुआ, उस टेस्टिंग में जिसमें भाजपा आकंठ लिप गई। कोई भाजपाई इनकार नहीं कर सकता कि कुंभ का टेस्टिंग घोटाला बेरोजगारी एक दूसरा 2021 का दर्द है जो हर परिवार झेल रहा है, हर नौजवान झेल रहा है। अभी भी जब मैं ऊपर को आ रहा था तो उपनल के वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों का राज्य सरकार कोई समाधान नहीं निकाल पाई। तो ये जले में नमक है। एक तरफ बेरोजगारी चरम की तरफ है और दूसरी तरफ जो ऐसे नौजवान हैं बेरोजगारी का जो दूसरा दंश है वो भी 2021 में हमने झेला हमारे राज्य में। और हमारे राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत रहा बेरोजगारी का। इस रोजगार मांगने वाले राज्य में तीसरा दंश महंगाई का है। लोगों के पेट में और रसोई में दोनों में आग लगे। महंगाई चरम की तरफ है। उत्तराखंड में साल बीते बीते हमने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनते देखा, खुलेआम पदों की नीलामी होती देखी और खनन के नाम पर पूरी नदियां, नाले, गाड़, गधेरे खोद डाले गए। और सरकार ने खुद एडमिट किया है कि हाँ हुआ है, इसलिए हमने इस डीएफओ को स्थानांतरित कर दिया। मतलब स्थानांतरण सरकार के काली करतूतों को छुपाने का, पर्दा डालने का एक बहाना। मगर इससे पूरे राज्य ने देखा कि जो कुछ कांग्रेस कह रही है वो कितना सत्य है। कि एक मंत्री ने कहा कि ऐसा खनन हो रहा है जिसमें
नॉर्म्स का, खनन के नॉर्म्स का बड़े बुरी तरीके से उल्लंघन हो रहा। दलित उत्पीड़न ने हम सबको सर्वसार कर दिया और मैं केवल 2 घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं। 2 घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं। एक, भोजन माता के हाथ का खाना केवल इसलिए नहीं खाया जाता है क्योंकि वो दलित है, वो शिल्पकार है और उसको जवान चुप रखने के लिए अपनी अधिकार की बात न करें, नौकरी से निकाल ही दिया था यदि कांग्रेस उस मामले को नहीं उठाती करती। दूसरा, इससे इतना ही दर्दनाक, जिसको सुनने के बाद मेरी रूह कांप गई कि हम आज भी क्या इस तरीके का व्यवहार किया जा सकता है। सितारगंज के एक गांव में एक अध्यापक हैं, विधायक आते हैं और वो सड़क की दुर्दशा की, सड़क की हालत खराब है इसकी शिकायत करता है। वो उसको टपटते हैं, वो कहता साहब सड़क तो खराब है। शाम को पुलिस वाले उसको घर से उठा के ले जाते और उसके साथ मारपीट करते हैं। कहते हैं वो लगता है, ये करता है, वो करता है। फिर वो घर आता है, घर वो विरोध प्रकट करता है। दूसरे दिन अखबार वालों से चर्चा कर देता है और उसको फिर से उसके साथ 11 और लोगों को ले जाकर के थाने में बंद कर दिया जाता है। FIR दर्ज कर दी जाती है जो सरकारी काम में हस्तक्षेप कर रहे थे, क्योंकि जो विधायक हैं उनके गनर से लिखवाया जाता है कि इसमें मेरी वर्दी फाड़ने की कोशिश की। उसके बाद उसको लिटाया जाता है, उसको 3rd डिग्री मेथड अपनाए जाते हैं उसके साथ सारे। सबसे दुखद शर्मनाक पहलू ये है कि उसके ऊपर पेशाब की जाती है और कहा जाता है इसके मुंह में पेशाब कर, मुंह में पेशाब कर, और उसके मुंह में पेशाब की जाती है। और आज भी अपने अधिकारों की आवाज उठाने वाला वो नौजवान, मैं उसके घर गांव जाकर के उपवास पर भी बैठा था, बल्कि मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इन सब जो दर्दनाक मुद्दे हैं, हम कई तरीके से इनको उठा रहे थे, मगर अब चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, संभवतः 7-8 तारीख को हो जाए, तो हमारे कार्यक्रम सब हो रहे, तो इनको आप कल गांधी बाबा को के सामने इन सब मुद्दों को उठाते हैं और ये दलित उत्पीड़न, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, खनन आदि मामलों पर आप जो है वो संज्ञान लें और कुछ कार्यक्रम हम लोग रखते हैं। कोई बात नहीं, नए साल को नए संघर्ष की भावना के साथ मनाते हैं ताकि 2022 में इससे निजात का रास्ता निकाला जा सके, क्योंकि ये अकेले हमारे लिए आवश्यक नहीं है, पूरे राज्य के लिए आवश्यक है। नौजवानों की, महिलाओं की, पर्यावरण से प्रेम करने वाले लोगों की, आम जनता की भावनाएं कांग्रेस की तरफ है, देख रही है कि हम कैसे इस लड़ाई को लड़ते हैं। तो हम कल संघर्ष संकल्प के रूप में
गांधी के सामने बैठेंगे और उनकी अनुमति लेंगे कि हे भगवान, हे गांधी भगवान से कोई वो मानव के रूप में भगवान है, तो उनसे अनुमति लेंगे कि हम इसको लोकतांत्रिक तरीके से लड़ सकें। और ये भी कहना चाहते हैं कि जो सहिष्णुता का वर्ष 2021 में अभाव हुआ है, 2022 में वो सहिष्णुता फिर से लौट करके आती हुई दिखाई दे, मानवीय मूल्यों की स्थापना हो सके। तो हमने उसके साथ हम 21 को विदा करते हैं और 22 में हमारा संकल्प है कि हम इससे लड़ेंगे और एक बेहतर जिंदगी, बेहतर अवसर, एक अच्छा उत्तराखंड अपने लोगों को देंगे। और हम गांधी के सामने केवल इसीलिए नहीं जा रहे हैं कि हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। हम गांधी के सामने इसके लिए भी जा रहे हैं कि हम आगे के लिए अपने को संकल्पबद्ध करें, प्रतिज्ञान करें कि हम राज्य के लोगों को एक बेहतर स्थिति देंगे, एक अच्छी स्थिति। और ये बल्कि मेरी तो प्रेस क्लब से आग्रह है, हम राजनीति के लोग जब कहते हैं और चुनावी माहौल में जब कहते हैं तो बहुत सारी बातें जो है चुनाव के चारों तरफ निपट जाती हैं और दिखाई नहीं देती है। आप यदि प्रेस के लोग वहाँ जा करके इस बात का संज्ञान लें और उस नौजवान की बात, उस गांव के लोगों की पीड़ा को सुने। आखिर प्रेस ने भी बहुत सारे मामलों का संज्ञान लेकर के उनको प्रूव किया है, दुनिया के सामने लाया गया है। और ये जो सितारगंज का मामला है, ये मानवीय रूप से इतना लज्जाजनक है कि जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो मैं बल्कि प्रेस क्लब के लोगों से विधिवत रूप से भी एक एक्टिव सदस्य के नाते मैं अपना आवेदन निवेदन भेजूंगा कि आप इसकी जांच करें, ताकि राजनीति के हल्ले गुल्ले में दबे नहीं। 2022 की शुरुआत में ही हमने, और राजनीतिक दल बहुत बड़ी बातें करते थे, लेकिन हमने बहुत चुपके से जो है अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को बहुत आगे बढ़ा दिया है। मैं अध्यक्ष जी को, अपनी चयन समिति, स्क्रीनिंग कमेटी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हम आधे से ज़्यादा नामों पर, आधे से ज़्यादा नामों पर, तो आधे से ज़्यादा ही है, 45 के करीब नामों पर हम सर्वसम्मति बना पाए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, मैंने अपने फेसबुक में एक वो चलाया था ना, कदम कदम बढ़ाए जा, गणेश प्रीत के गीत गाए जा, कांग्रेस तो आप लोग बहुत कहते थे, तो मैंने गणेश प्रीत के गीत गाए जा, इसको हमने 45 से ज़्यादा नामों पर सर्वसम्मत बना ली है। और हम सबका सहयोग चाहते हैं कि ताकि चयन की प्रक्रिया में हम बेलाग होकर के सब जो बेहतर हो, हमारे पास बेहतर लोग बहुत हैं, हमारे पास ऑप्शंस अच्छे बहुत हैं, इसलिए थोड़ी सी चिंता थी हमारी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इस प्रक्रिया में हम अपने कार्यकर्ता साथियों का भी हमको सहयोग मिलेगा। और इस बार हमने स्क्रीनिंग की जो प्रक्रिया है उसको व्यापक रखा है और ज़्यादा खुला है। हमने लोगों को बुलाया है, बातचीत की है, लोगों के पास कांग्रेस गई है,
उनसे राय पूछी है। मतलब हर तरीके से एक व्यापक इन्वॉल्वमेंट रहा है चयन की प्रक्रिया में, और मुझे उम्मीद है कि इसको हम बहुत बेहतर तरीके से आगे भी चला पाएंगे। 45 में आपका नाम भी है ना, असल में मेरे ऊपर आप लोग मेरी सिफारिश नहीं कर रहे, तो फॉलो हो ही नहीं रहा। आदेश कीजिए। आपके 25 में सर अभी कंसेंसस नहीं हुई है, 25 पे बाकी है कंसेंसस। नहीं, अब एक दिन में कितना कर रहे हैं? अब आपने आदेश हम कह रहे हैं गिलास कितना भरा है, आप कह रहे हैं कितना खाली है, आप जैसे देखना चाहें। लेकिन बहरहाल और आपके प्रश्न का भी मैं समझता हूँ अध्यक्ष जी क्या भी संज्ञान लेंगे, उसको भी हाथ मौका देंगे। उनसे कहेंगे यहाँ लड़ कर तो लड़ेंगे, ये कहेंगे नहीं तो ढोल बजा तो इनका ढोल बजाएंगे। तो मैं आप सबको और आप सबके साथ कब तक आ जाएगी? 45 और साल है तो 45 ये हम जारी कर देंगे। कुछ जो है कदम ऐसे उठाने हैं, कुछ हम भी वार विवार भी देख रहे हैं ना। जब हमारे पास परंपरा प्रकोष्ठ है तो परंपराओं की अवहेलना कैसे की जा सकती है? इंतजार तो नहीं है किसी लोग का? इंतजार तो नहीं है? आप जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, पत्रकार कवियों के बीच चर्चा है। रावत जी क्या बात है? चुनाव से पहले हथियार डाल दिया आपने? चुनाव से पहले आपने हथियार डाल दिया क्या? अच्छा, आप इतने बढ़िया सवाल करते हैं। कौन है? कि मेरे लिए अब उसका सवाल को समझना और उसका उत्तर खोजना दोनों बड़ा कठिन काम हो गया। रावत जी कल प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना है 1976 में इसकी कल्पना की गई थी, लेकिन 46 साल लग गए काम शुरू होने में। तो उन्होंने जल्दी कांग्रेस ये गुनाह है और गुनाहगारों को इसकी सजा मिली थी, तो कांग्रेस का हिस्सा है। अब किसाऊ महाद उससे भी पुराना है, दावेदारों की लेकिन उन गुनाहगारों में जिनकी तरफ उन्होंने इशारा किया श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हैं, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी भी हैं, और अब 60 साल के गुनाहगार जो है श्री नरेंद्र भाई दामोदर भाई मोदी भी हैं। तभी आई और आप देख लीजिए प्रधानमंत्री जी ने दो बातें हैं, या तो उन योजनाओं का उन योजनाओं का क्या कहते हैं लोकार्पण किया है जो योजनाएं कांग्रेस के समय में प्रारंभ हुई और कांग्रेस के समय में कोई आधी बन गई, कोई सवा बन गई, कोई बन गई। एक तो वो योजना है, उसके साथ भाजपा का स्वीकृति और निर्माण का कोई इतिहास जुड़ा हुआ नहीं है। या तो वो योजनाएं हैं या वो योजनाएं हैं जिनके विषय में आज वो बात कर रहे हैं, और वो बहुत कम है। वो एक 5वां हिस्सा भी नहीं है टोटल उसका। और वो योजनाएं हैं जो अभी कहीं भी धरातल पर दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। जैसे हल्द्वानी में उन्होंने कहा मैं 200 करोड़ की सौगात लेकर के आया हूँ, लेकिन 2000 करोड़ की, और 2000 करोड़ की सौगात का जिक्र नहीं किया उन्होंने। वो सौगात है क्या? अब आप अंदाज लगाते रहिए, फिर कभी जब चुनाव आएगा तब फिर उस समय कुछ और बातें हो जाएगी उनके पास कहने के लिए। उस दिन ये शायद ये सौगात को भूल भी जाएंगे।